बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके दौरान या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या एनर्जी रिलीज होती है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, जज़ब हो रही है सिस्टम के अंदर, या जो एनर्जी सिस्टम से रिलीज हो रही है, उसे हम क्या कह देते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन। द अमाउंट ऑफ हीट विच इज इवॉल्व्ड, हीट की या हीट एनर्जी की वो वाली अमाउंट, वो वाली मिकदार जो इवॉल्व हुई, रिलीज हुई, सिस्टम से निकल गई और एब्जॉर्ब या सिस्टम में दाखिल हुई ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो उस हीट को हम क्या कह देंगे? हीट ऑफ रिएक्शन। जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में हीट सिस्टम से निकल जाए, हीट रिलीज हो जाए, हीट इवॉल्व हो जाए, इस किस्म के रिएक्शंस को हम कह देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस हैं जिनके अंदर हीट जो है वो सिस्टम से निकल जाती है। सो केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनके अंदर हीट जो है वो निकलती है, रिलीज होती है, उनको हम क्या कह देते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब जाहिर सी बात है, सिस्टम और सराउंडिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिस्टम वो चीज है जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और सराउंडिंग जो है उसके इर्द गिर्द का माहौल है। अब जिस कंटेनर के अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जाहिर सी बात है हीट को निकालता है अपने में से, तो जिस भी कंटेनर के अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा होगा, वो कंटेनर आप महसूस करेंगे, अगर आप उसे हाथ लगाएं तो वो आपको गर्म महसूस होगा। आप इवन शीशे के बीकर के अंदर भी ये रिएक्शन करवा रहे हैं तो वो बीकर भी आपको जो है वो गर्म महसूस होगा। सो इन सच रिएक्शंस, इस तरह के रिएक्शंस के अंदर हीट गोज टू द सराउंडिंग, हीट जो है वो सराउंडिंग इर्द गिर्द जो है वो जाती है, रिलीज होती है, एंड द कंटेनर इन विच सच अ रिएक्शन इज कैरिड आउट, और जिस कंटेनर में इस तरह का रिएक्शन करवाया जाता है गेट्स हॉट, तो वो कंटेनर आपके पास क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। अब हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की चंद एक मिसालें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी का बनना, वो भी लिक्विड फॉर्म में। ये रिएक्शन कई मरतबा हम पढ़ चुके हैं कि जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस आपस में रिएक्ट करेंगी तो वो आपके पास क्या बनाएंगी? वाटर। सो हाइड्रोजन के 2 मोल और ऑक्सीजन गैस का 1 मोल आपस में रिएक्ट करते हैं और 2 मोल वाटर बनाते हैं लिक्विड स्टेट में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो गैस स्टेट में है, वाटर जो बना है ये लिक्विड स्टेट में है। इस रिएक्शन के लिए जो इंथाल्पी चेंज है वो है -571.6 किलो जूल। अब इतनी एनर्जी जो है वो सिस्टम से रिलीज हुई है। जब भी इंथाल्पी का चेंज नेगेटिव हो, इसका मतलब है एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ है, सिस्टम से एनर्जी क्या हुई है? रिलीज हुई है। एक दूसरा तरीका भी है इसे एक्सप्रेस करने का, जैसा कि बुक के अंदर दिखाया गया है कि आप जो है प्रोडक्ट के अंदर प्लस के साइन के साथ भी इस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने सेपरेट से लिखना हो इंथाल्पी का चेंज तो फिर उसको रिप्रेजेंट करने का यही तरीका है, -571 किलो जूल। माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि एनर्जी सिस्टम से रिलीज हो रही है। अब अगर आप इस रिएक्शन को रिवर्स करना चाहते हैं, यानी कि आप पानी को डीकंपोज करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो आपको इतनी ही एनर्जी 571.6 किलो जूल एनर्जी जो कि रिलीज हुई है, इतनी एनर्जी वापस से सिस्टम को देना पड़ेगी, तो फिर ये रिएक्शन क्या हो सकता है? रिवर्स हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन और ऑक्सीजन गैस, कार्बन सॉलिड फॉर्म में लेना है और ऑक्सीजन गैस फॉर्म में, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। और इस रिएक्शन के दौरान भी
जो डेल्टा एच है यानी कि जो इंथाल्पी चेंज है वो है -393.5 किलो जूल, यानी कि इतनी एनर्जी जो है वो सिस्टम से रिलीज होगी। तो माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इतनी एनर्जी सिस्टम से क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो अगर आप इस रिएक्शन को भी रिवर्स करना चाहते हैं तो जितनी एनर्जी सिस्टम से रिलीज हुई है उतनी ही एनर्जी आपको सिस्टम को देना पड़ेगी। अब हम डिस्कस करते हैं ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। तो इस किस्म के रिएक्शंस कहलाते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हीट एनर्जी जो है वो जज़ब होती है। तो जाहिर सी बात है ये ऐसे रिएक्शंस हैं जो एनर्जी को, हीट को जज़ब कर रहे हैं, सिस्टम के अंदर दाखिल कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो सराउंडिंग है, इर्द गिर्द की चीजें हैं, उनका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम। तो जिस कंटेनर के अंदर ये रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो कंटेनर भी ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, क्योंकि सराउंडिंग से ये एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। इन सच रिएक्शंस द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, इस तरह के रिएक्शंस के अंदर सराउंडिंग या इर्द गिर्द से जब एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, विल डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर, तो ये कंटेनर का जो टेम्परेचर है उसे कम कर देगा। अब इसकी एग्जांपल्स देखें। पहला है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड HI। तो इसमें हाइड्रोजन गैस और आयोडीन आपने सॉलिड फॉर्म में लिया और इन दोनों को जब आपने एक कंटेनर के अंदर रिएक्ट करवाया तो आपके पास क्या बनी, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस। अब इसकी जो इंथाल्पी चेंज है वो है डेल्टा H इज इक्वल टू 53.08 किलो जूल। तो इतनी एनर्जी जो है वो सिस्टम के अंदर दाखिल होगी यहाँ पे। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसके साथ हमने कोई साइन नहीं लगाया, इसका मतलब है कि ये एनर्जी सिस्टम के अंदर दाखिल हो रही है, पॉजिटिव साइन। जहां पे कोई साइन ना लगा हो तो इसका मतलब है कि वहां पे पॉजिटिव साइन होता है। लेकिन अगर आपने इसे दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करना हो तो आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आप इसे प्रोडक्ट के अंदर माइनस साइन के साथ लिख दें, या अगर आपने सेपरेटली रिप्रेजेंट करना है तो आपने चेंज इन एंथैल्पी को पॉजिटिव साइन के साथ ही लिखना है। अब इसकी दूसरी एग्जांपल देखें, यह है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड NO। तो इसमें भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं और आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड के 2 मोल्स बना देती हैं। तो इसके लिए भी जो इंथाल्पी चेंज है वो है 180.6 किलो जूल, यानी कि इतनी एनर्जी जो है वो सिस्टम के अंदर दाखिल हो जाती है। तो ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन की मिसाल है। अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इन डेली लाइफ। जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, डेली लाइफ है, उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के क्या इस्तेमालात हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऐसे रिएक्शंस हैं जिनके अंदर जो है वो हीट रिलीज होती है, खारिज होती है। इसका फर्स्ट यूज है रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी पैदा करने में इसका क्या किरदार है। Exothermic chemical reactions are extensively used to fulfill our energy requirement। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं वो एक्सटेंसिवली यूज होते हैं। एक्सटेंसिवली का मतलब है बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। टू फुलफिल आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट, हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की जरूरत है, उसे फुलफिल करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए। इन सच रिएक्शंस केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। इस तरह के रिएक्शंस के अंदर क्या होता है कि जो केमिकल एनर्जी चीजों के अंदर मौजूद होती है वो हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। वी बर्न फ्यूल्स लाइक गैस, ऑयल एंड कोल टू कुक आवर फूड। हम जो है बर्न करते हैं फ्यूल्स को। बर्न करने का मतलब होता है जलाना। तो हम फ्यूल्स को जलाते हैं, फ्यूल्स कहते हैं ईंधन वगैरह को। अब फ्यूल्स की मिसालें कौन कौन सी हैं, हम गैस को जला सकते हैं, ऑयल को, तेल को, और कोयले वगैरह को जलाते हैं। टू कुक आवर फूड, अपना खाना पकाने के लिए, एंड फॉर अदर हीटिंग पर्पसेस इन आवर होम्स एंड इंडस्ट्री, हमारे घरों और इंडस्ट्री वगैरह के अंदर दूसरे जितने भी हीटिंग पर्पस हैं, यानी कि जिसके अंदर हमें हीट की जरूरत है,
तो उसके लिए भी हम जो है वो बर्निंग का प्रोसेस करते हैं। ड्यूरिंग दिस बर्निंग प्रोसेस, इस जलने के अमल के दौरान, कॉल्ड कंबस्शन, जिसे हम कंबस्शन कहते हैं, सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फ्यूल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर, जो चीजें मौजूद हैं फ्यूल्स के अंदर, ईंधन वगैरह के अंदर, कोल, ऑयल या गैस वगैरह के अंदर, वो ऑक्सीजन ऑफ द एयर, हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं। ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग के लिए बहुत जरूरी है। अगर किसी जगह पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो वहां पे कंबस्शन का अमल, जलने का अमल नहीं हो सकता। टू प्रोड्यूस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट, तो इससे जो है हमारे पास बहुत मिकदार में या कुछ मिकदार में हीट प्रोड्यूस हो जाती है। अब इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है बायोलॉजिकल फ्यूल्स एंड मेटाबॉलिज्म। बायोलॉजिकल फ्यूल्स ऐसे फ्यूल्स हैं जो जिंदा चीजों के अंदर मौजूद होते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और मेटाबॉलिज्म का मतलब है अम्ल तकसीर, यानी कि तोड़ फोड़ का अमल। फूड्स सच एज फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फ्यूल्स। अब जो खुराक हम खाते हैं जैसा कि फैट है, फैट्स में हमारे पास घी वगैरह आ जाता है, एंड कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स में जितना भी हम मीठा खाते हैं वो आ जाता है। इसके अलावा जो हम गंदम वगैरह खाते हैं उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स है, फ्रूट्स के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो आसान लफ्जों में हम इसे मीठा कह सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फ्यूल्स हैं, ये ऐसे फ्यूल्स हैं जो जिंदा चीजों के अंदर मौजूद होते हैं। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के दौरान, द केमिकल एनर्जी प्रेजेंट इन दिस फूड, इस खुराक के अंदर जो केमिकल एनर्जी मौजूद होती है, इज कन्वर्टेड इनटू हीट, तो उसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के बॉन्ड्स के अंदर जो भी एनर्जी स्टोर होती है, तो मेटाबॉलिज्म के दौरान क्या किया जाता है कि फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक किए जाते हैं, तो उससे हीट एनर्जी रिलीज होती है। टू कीप अस वार्म, ये हमें गर्म रखती है, गर्माइश प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। A large portion of electricity is produced at power stations by burning fuels. बहुत ज्यादा मिकदार में बिजली पैदा की जाती है पावर स्टेशन पर। पावर स्टेशन ऐसे स्टेशन हैं जहां पे बिजली बनाई जाती है। बाय बर्निंग फ्यूल्स, फ्यूल्स को, ईंधन वगैरह को जलाकर, सच एज, जैसा कि नेचुरल गैस, कुदरती गैस को जला सकते हैं हम, ऑयल, तेल को जला सकते हैं, एंड कोल और कोयले वगैरह को। द हीट विच कम्स आउट फ्रॉम देयर कंबस्शन, इनको जलाने से जो हीट मिलती है हमें, इज यूज टू प्रोड्यूस स्टीम एट हाई प्रेशर, तो उससे हाई प्रेशर स्टीम, भाप पैदा की जाती है। दिस हाई प्रेशर स्टीम इज देन यूज टू रोटेट टर्बाइंस, ये जो हाई प्रेशर स्टीम है उससे फिर टर्बाइन घुमाई जाती है, विच इन टर्न जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पैदा होती है। अब इस डायग्राम में आप देखें तो एक बॉयलर है, और बॉयलर को एक तरफ से जो है वो फ्यूल प्रोवाइड किया जा रहा है, ईंधन प्रोवाइड किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब से वाटर प्रोवाइड किया जा रहा है। अब ये जो बॉयलर है इसके अंदर जो है वो पानी बॉयल होगा और भाप पैदा होगी। वो जो भाप है, ये हाई प्रेशर स्टीम है, वो आगे जो है वो टरबाइन को घुमा रही है और मैकेनिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। उस मैकेनिकल एनर्जी की मदद से आगे जनरेटर चलाया जाता है, और जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करता है, और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है आगे ग्रिड सिस्टम के साथ कनेक्ट होती है, और इस तरह जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, पैदा हो जाती है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब हम आमदोरफ्त के लिए एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए भी एनर्जी जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन से ही हासिल करते हैं। व्हाइल ड्राइविंग अ व्हीकल, गाड़ी चलाते हुए, इट इज द कंबस्शन ऑफ पेट्रोल और डीजल, ये पेट्रोल या डीजल जो है जलाया जाता है, दैट गिव्स ऑफ एनर्जी, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, एंड ड्राइव्स इट फॉरवर्ड, और गाड़ी जो है वो आगे चलती है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एक और लास्ट एप्लीकेशन है फायरवर्क्स, आतिशबाजी। द वन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पीपल सीम टू एंजॉय द मोस्ट, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की एक एग्जांपल जिसे पीपल जो है, लोग जो है वो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, इज दैट ऑफ फायरवर्क्स, तो ये आतिशबाजी है। फायरवर्क्स आर द रिजल्ट ऑफ कंबस्शन रिएक्शंस, फायरवर्क्स यानी कि जो आतिशबाजी है वो भी कंबस्शन रिएक्शन की वजह से ही होती है, यानी कि उसके अंदर भी कुछ चीजों को जलाया जाता है, दैट यील्ड हीट, लाइट एंड साउंड, जिससे जो है वो हीट यानी कि गर्माइश पैदा होती है, लाइट रोशनी पैदा होती है, और आवाज भी पैदा होती है। अब फायरवर्क्स जो है वो कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं,
डिफरेंट मेटल साल्ट्स, बहुत सारे जो मेटल के साल्ट्स हैं, अलोंग विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और साथ में जो है वो कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं टू प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ कलर्स। तो उससे बहुत ज्यादा जो है वो हमें कलर्स नजर आते हैं व्हेन बर्न्ड, जब हम इसको जलाते हैं। तो इसमें जो मेटल के साल्ट्स हैं वो किस काम आते हैं? मेटल के जो साल्ट्स हैं वो मुख्तलिफ साल्ट मुख्तलिफ किस्म के कलर पैदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोडियम का साल्ट ले लें तो सोडियम का जो साल्ट है वो येलो या गोल्डन सा जो कलर है वो पैदा करता है। तो साथ में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देखें हवा में मौजूद ऑक्सीजन इतनी ज्यादा नहीं होती कि इतना जल्द और तेज रिएक्शन करवा सके ताकि आतिशबाजी हो सके। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो जल्दी से और बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मिसाल है वो जो ब्लैक ब्लैक पाउडर सा होता है उसके अंदर, आतिशबाजी के सामान के अंदर, तो उसके अंदर एक एजेंट होता है पोटाशियम नाइट्रेट KNO3। तो ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन जल्दी से प्रोवाइड करता है। साथ में फ्यूल होता है, फॉर एग्जांपल सल्फर, और साथ में मेटल के साल्ट्स होते हैं कलर पैदा करने के लिए। तो इन सबको जब हम जलाते हैं तो उससे जो है वो आतिशबाजी क्रिएट होती है। अब हम पेज नंबर 72 पे मौजूद एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम मेटल एंड वाटर प्रोसीड्स वायलेंटली। सोडियम मेटल और वाटर यानी कि पानी के दरमियान जो रिएक्शन होता है वो वायलेंट क्यों होता है, धमाकेदार रिएक्शन क्यों होता है? बिकॉज इट इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहली बात तो ये कि ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें बहुत ज्यादा हीट जो है वो रिलीज होती है। एंड सोडियम मेटल इज हाईली रिएक्टिव। और दूसरी बात ये कि सोडियम जो है वो भी बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती है। इट प्रोड्यूसेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस एंड अ लॉट ऑफ हीट। तो इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH पैदा होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस पैदा होती है और साथ में बहुत ही ज्यादा हीट पैदा होती है। दिस हीट कैन इग्नाइट द हाइड्रोजन गैस। ये जो हीट है, गर्मी है, ये हाइड्रोजन गैस को आग लगा सकती है, इग्नाइट कर सकती है, काजिंग स्मॉल एक्सप्लोजन और फ्लेम्स, जिसकी वजह से छोटा सा धमाका हो सकता है या सम टाइम आग भी लग सकती है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा रिएक्शन होता है। अगर सोडियम मेटल को पानी में डालें तो पानी को भी आग लग सकती है, हालांकि हम ये सोचते हैं कि पानी को आग नहीं लगती। क्वेश्चन नंबर 2 है, इज मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक चेंज। जो बर्फ का पिघलना है वो एक्सोथर्मिक चेंज है या एंडोथर्मिक है, मतलब इसमें एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है? द मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। बर्फ का पिघलना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ये गिर्दोनवा से, इर्द गिर्द से हीट को अब्सॉर्ब करता है, जज़ब करता है, टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, ताकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसे तोड़ा जा सके, एंड चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, और हम उसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3 इज, कैन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बी रिवर्स्ड। क्या हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं? यस, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम जो है वो उल्टा कर सकते हैं। वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी टू ओवरकम द एनर्जी दैट वाज रिलीज्ड। अब हमें पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है। तो अगर हमें इसे उल्टा करना है, एंडोथर्मिक बनाना है, तो जितनी एनर्जी जो है वो रिलीज हुई थी उतनी एनर्जी हमें जो है वो देना पड़ेगी। दैट वाज रिलीज, जो रिलीज हुई थी ड्यूरिंग इनिशियल रिएक्शन, शुरू के रिएक्शन के दौरान, टू रिवर्स द रिएक्शन, ताकि हम उस रिएक्शन को रिवर्स कर सकें। आज के लिए इतना ही। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बकिया पोर्शन को, रिमेनिंग पोर्शन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।